गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन एक बॉडी की जो कि यूनिफॉर्म मोशन में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो एक्ट किधर करेगी? इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सपोज कर लो हम यहाँ बनाते हैं, एक बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है एंड इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन विद अ रेडियस आर। सपोज कर लो वो किसी टाइम पे ए पॉइंट पे थी, आफ्टर ए टाइम टी इट रीच्ड एट पॉइंट बी डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा। अब ए बी इसको आपने नाम दे दिया सी, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे इसको इधर होगी वेलोसिटी, यहाँ होगी इधर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी, अब हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूव कर रही है। इट मीन्स the magnitude of the velocity at point A and at point B will be same, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हो गया v1, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हो गया v2। ऐसा हमने इसको मान लेते हैं। अच्छा जी, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v जो होती है वो AB डिवाइडेड बाई t होगी। अच्छा, तो यहाँ पर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, ये हमारे काम आएगी, आगे हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट एक ओ ले लेते हैं। यहाँ पर ओ पॉइंट लिया, और ये v1 और v2 वेक्टर जो हैं इनके इक्वल और पैरेलल हमने ओ से हमने दो वेक्टर ड्रा किए हैं। v1 का वेक्टर हमने ये ड्रा कर लिया, ठीक, और v2 का वेक्टर यहाँ से हमने ये ड्रा कर लिया। थोड़ा और ये हो गया, ऐसे कहीं v2 था, तो ये पॉइंट हमने P दे दिया, ये Q दे दिया, P Q को हमने आपस में मिला लिया है ऐसे। तो ये एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास। अब v1 इधर है, v2 ये है, तो इस ट्राइंगल में है OPQ जो ट्राइंगल बनी है, इसमें अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होएगा है, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहेगा कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ होगा। OP ऐसे है, PQ ऐसे है, सीधा सीधा ये उल्टी, ये अपोजिट ऑर्डर में, ये वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। नाउ यहाँ से PQ हम निकाल सकते हैं, तो PQ किसके बराबर आ जाएगा? OQ माइनस OP, ये चला जाएगा इधर, इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? OQ किसके बराबर है? OQ है v2 के बराबर, और माइनस OP किसके बराबर है? ये v1 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ये भी हमारे आगे काम आने की चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ किसके बराबर है? PQ है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी है ये। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन किसी बॉडी की भी किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन होती है इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया कि इफ़ A is the acceleration then A is equal to PQ divided by T, मतलब change in velocity divided by time, equation number 3। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दोबारा तो ये ट्राइंगल्स पर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। अब चूंकि v1 इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए ये एंगल बन जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में थीटा। अब एंगल भी बराबर है और दो साइडें जो हैं
उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के बराबर है। तो सो दीज टू ट्राइंगल्स दैट इज ओ पी क्यू एंड ए बी सी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी रेशो है जो साइड्स की वो भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा लिख पाएंगे ए बी जो है इसकी ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए डिवाइडेड बाय ओ पी। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाय सी को इधर ले आऊं तो सी ए इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब ए बी हमने किसके बराबर किया था? इक्वेशन नंबर 1 ये हमने किया था वी टी, और डिवाइडेड बाय सी ए किसके बराबर है? आर के बराबर है, इज इक्वल टू पी क्यू मैं ऐसे रहने देता हूं डिवाइडेड बाय ओ पी किसके बराबर है? ओ पी आ गया हमारे पास V1 था, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V था, चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी हमारी मूव कर रही थी, इसलिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि इसकी सिर्फ डायरेक्शन अलग है, इनका मैग्नीट्यूड V1 जो है तो वो V2 के ही बराबर है। सो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई टी जहाँ से इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू टी इधर गया, वी ऊपर चला गया तो इधर आ गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब पी क्यू डिवाइडेड बाई टी हमने कहाँ लिया था? यहाँ एक्सेलरेशन के बराबर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब हम जानते हैं कि जो v जो होता है ये ओमेगा आर के बराबर होता है, ये हमने पिछले उसमें किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, पिछले बार किया था। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो एक इसके बराबर हो जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो एक इसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, विच इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू एक आर, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। सो ये दूसरी एक्सप्रेशन आ गई जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इट विल बी अलोंग टुवर्ड्स द रेडियस, इट विल बी अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स इट्स सेंटर की तरफ ये रहेगी। और जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसी के बाद अभी आपको हम बात बताते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एक कंसेप्ट आता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी कर लेते हैं बात इसकी भी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इट इज़ द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए बाध्य करती है, विच कन्फाइंस और कंपेल्स आ बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर पाथ में ही जो मूव करती रहे, इसके लिए जो कंपेल करती है फोर्स एक बॉडी को, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसको हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं कि, और ये एक्ट करेगी, इट विल एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब इसको हम करते हैं, वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक्सेलरेशन अभी हमने की है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम में होती है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? तो राइट हैंड स्क्रू बच्चों क्या होता है, ये हमें ये रूल ये बताता है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से कि एक जो पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन है वो अगर हम स्क्रू ले रहे हैं, एक राइट स्क्रू जो है
उसको, तो वो क्या करता है कि अगर इसको जैसे हमने ऐसे मूव किया, अगर ऐसे जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो जिस तरफ ये स्क्रू एडवांस करेगा उस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जो हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, द डायरेक्शन इन विच अ राइट हैंड स्क्रू एडवांसेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफ द डायरेक्शन ऑफ the rotation of the right hand screw gives the rotation or the path followed by the particle। मतलब कि अगर ऐसे ये मूव करेंगे तो ये स्क्रू आगे जाता है, तो अगर ऐसे एक इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल जा रहा है तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा, इधर को जा रहा होगा। तो ये है राइट हैंड स्क्रू रूल। एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय।